आज जो है ना हम लोग उस सीरीज में मतलब लास्ट चैप्टर करेंगे या लास्ट टॉपिक कह लो। वैसे तो इस चैप्टर में मोस्टली तुमको जो है ना चीजें याद ही करनी पड़ेगी। एक मिनट रुक जाइए, लॉग आउट हो गया। सीक्वेंस में देखा जाए तो लास्ट चैप्टर है और इसमें मोस्टली तुमको चीजें रोट लर्निंग करना पड़ेगा। एक दो चीज मैं बता देता हूँ इस दैट इसमें ना लाइन बाय लाइन तुमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक एक लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है। उस तरीके से चलो। इनफैक्ट जैसे तुम लोगों को तो पता ही है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम जैसे पढ़ते हो ठीक वैसे ही इस चैप्टर को पढ़ना। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एक लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है। कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया कि इसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन में कंसंट्रेशन हायर करने के लिए ये चीज यूज किया जाता है, ऐसे होता है ना, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही होता है। वो एक लाइन में चीज मेंशन है कि इसके कंसंट्रेशन हायर करने के लिए ये वाला चीज यूज किया जाता है, जो भी चीज होगा। अब वो एक क्वेश्चन आ जाएगा कि इसके कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कौन सा चीज यूज किया जाता है, चार ऑप्शन। अब अगर तुमको याद है तो 5 सेकंड का क्वेश्चन, फुल मार्क्स 4 मार्क्स, और नहीं याद है इन दैट केस तुक्के में -1 या 0 अगर छोड़ देते हो तो एंड सो ऑन। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से तुमको कम्युनिकेशन वाला चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा। एक एक लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूं विद सम टर्मिनोलॉजी जो तुमको इस चैप्टर में मिलेंगे। जैसे मिलेंगे चैनल, है ना, और मिलेंगे तुमको एंटीना, तुमको मिलेंगे रिपीटर, तुमको मिलेंगे ट्रांसड्यूसर एंड सो ऑन। तो कई सारे टर्म्स तुमको मिलेगा और इनके एक एक के मीनिंग तुमको पता होना चाहिए। ये चैप्टर लिखा गया है कीपिंग ओनली वन डिवाइस इन माइंड एंड दैट इज मोबाइल। मोबाइल को दिमाग में रखते हुए इस चैप्टर को बनाया। तो मोबाइल ट्रांसमिशन के जो जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व है उसको बहुत इन डेप्थ में तो नहीं किया, लेकिन उसी प्रोसेस को रेप्लिकेट तो नहीं बोलूंगा, उसी प्रोसेस को समझने के लिए, एक ओवरव्यू लेने के लिए जो जो चीजें तुमको पता होना चाहिए वही चैप्टर के अंदर है, ठीक है ना। जैसे मैं अगर एक मोबाइल कम्युनिकेशन को अगर स्टार्ट करता हूं तो क्या होता है ना। देखो मैं कुछ बोल रहा हूं, अब जो मैं बोल रहा हूं और जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं वो मेरे साथ में नहीं है। वो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, वो हो सकता है कानपुर में बैठा हो, हो सकता है कि नीचे वाले फ्लोर पे बैठा हो सकता है कि रास्ता पार करके उस तरफ कॉलोनी में बैठा हो एंड सो ऑन। उससे मैं बात कर रहा हूँ। तो पहली बात तो जो मैं बात कर रहा हूँ ये मोबाइल को समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या बोला, क्योंकि अल्टीमेटली मोबाइल साउंड को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। मोबाइल क्या करता है, उसको किसी न किसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर ट्रांसमिट कर देता है। ट्रांसमिट दूसरे मोबाइल पे नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दूसरा मोबाइल तो उसके रेंज के अंदर आएगा ही नहीं। इसलिए एज ए रूल क्या होता है, ट्रांसमिट होता है नियरेस्ट टेलीकॉम टावर। अब वो अलग अलग हिसाब होता है। जैसे मान लो एयरटेल या जियो, इनके नेटवर्क बहुत दूर दूर तक फैल गया, लेकिन वोडाफोन वगैरह तो कई जगह उतना नहीं है, एमटीएनएल वगैरह, है ना, बीएसएनएल उतना नहीं है, या कई जगह बीएसएनएल है तो दूसरा नहीं है। तो वो क्या करते हैं, फिर इंटरकनेक्ट चार्ज लेके एक दूसरे के कॉल को फॉरवर्ड करते हैं। जैसे मान लो सपोज इस शहर में लेटेस्ट से एयरटेल नहीं है, लेकिन एयरटेल का कोई एक सब्सक्राइबर मान लो कानपुर से यहाँ बात तो करना चाहेंगे ना, और यहाँ पे एयरटेल है नहीं, तो फिर बात कैसे करेंगे ना। पता चला यहाँ पे बीएसएनएल है, मान लो जिस शहर में मैं रहता हूँ वहां पे मान लो बीएसएनएल है और जियो का नेटवर्क नहीं है या एयरटेल का नहीं है। तो एयरटेल वाले क्या करेंगे, कुछ पेमेंट करेंगे, मे बी लेट से एक कॉल का 1 पैसा 2 पैसा इस तरीके से। ज्यादा नहीं करते हैं, क्यों, फिर तो पता चला जो पैसा मिला एयरटेल को सारा बीएसएनएल ले गया, ऐसे नहीं होता है, बहुत कम पैसा होता है। यानी उसके कॉल अब इसके नेटवर्क पे आके एंड। तो चलो वो तो अलग अलग तरीके से होता है, वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट इज दैट एक मोबाइल में मैंने कुछ बोला और वो मोबाइल के अंदर गया, फिर मोबाइल ने उसको ट्रांसमिट किया नियरेस्ट टावर। अगर जिसके साथ मैं बात करना चाहता हूँ वो उसी टावर के आसपास कहीं है, गली मोहल्ले में आसपास कहीं है, तो वही टावर दो काम करे। एक होता है मेरे मोबाइल के सिग्नल को पकड़ेंगे वो टावर, यानी रिसीव करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसीविंग टावर या रिसीविंग एंटीना। और अगर जो सब्सक्राइबर है यानी जिससे मैं बात करना चाह रहा हूं वो अगर उसी टावर के आसपास घूम रहा है या बैठे हैं, खड़े हैं, मौजूद है, बात करना चाह रहे हैं या इंटरेस्टेड है, तो वो उसको फिर ट्रांसमिट कर देंगे उसके
तो वही टावर सिग्नल को रिसीव किया, तो रिसीविंग टावर हो गया, रिसीविंग एंटेना हो गया, और वही टावर फिर सिग्नल को सेंड भी कर दिया, तो वो सेंडिंग वाला भी हो गया, सेंडर भी हो गया। तो रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग, तो उससे ही आ गया। बट देन कई बार हो सकता है कि वो बंदा जो है यहाँ पे ना हो, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर होगा, तो क्या करोगे फिर, क्योंकि एक टावर का रेंज इतना बड़ा तो होता नहीं। लेकिन फॉर्चुनेटली क्या है ना, बहुत सारे टावर्स लगे, तो पता चला उस बंदे और मेरे बीच में पता चला 5 टावर्स। तो क्या होगा, मेरा सिग्नल पहले टावर को मिला, वो टावर 2 को दे दिया, फिर टावर 3 को दे दिया, 4 को दे दिया, 5 को दे दिया, और 5 के आसपास मान लो वो बंदा है जिससे मैं बात करना चाह रहा हूं। तो अब वो 5 वाला क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा उस मोबाइल। दिस इज हाउ एक्चुअली ट्रांसमिशन हैपेंस। तो यहां से रिसीविंग, और फिर उसको रिले करते 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 फिर लास्ट में ट्रांसमिटिंग टू द पर्सन या पर्सन्स जिनके साथ मैं बात करना चाह रहा हूं। अब ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूं एज अ लेमैन, बट इतना लेमैन वाला चीज तो नहीं चलेगा, है ना, इसमें हमें टेक्निकल टर्म्स भी धीरे धीरे जानना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म एंड दैट इज ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर क्या करता है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक पर्टिकुलर सिग्नल के फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यानी ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स वन सिग्नल फॉर्म टू अनदर। ठीक है, a transducer converts one signal form to another। हाँ, ये हो गया ट्रांसड्यूसर। हाँ, वैसे ये कैसे, जैसे मोबाइल में क्या होता है, साउंड सिग्नल को या साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर, मैं से यार ये कैसे, साउंड कैसे इलेक्ट्रिक बन जाएगा, तो उसके लिए एक डिवाइस है, और वो डिवाइस है पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस। अब ये पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस एक ऐसे डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस प्रेशर डिपेंडेंट, यानी रेजिस्टेंस वेरीज विद रेजिस्टेंस वेरीज विद प्रेशर। ये क्या ट्रांसड्यूसर, तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है ना, कन्वर्ट वन सिग्नल फॉर्म टू अनदर। पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या करता है, रेजिस्टेंस वेरीज विद प्रेशर। तो मैं अगर रेजिस्टेंस प्रेशर के साथ वेरी करता है तो क्या, तो पता क्या होता है, जैसे मान लो समझो कि एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस, अगर ये 10 वोल्ट होगा और अगर ये 5 ओम होगा, इन दैट केस 2 एम्पियर का फिक्स करंट होगा ना। लेकिन जरा सोचो, सपोज इस रेजिस्टेंस को अगर ये पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस से बनाओगे और उस रेजिस्टेंस को पकड़ के सपोज तुम ऐसे ऐसे करोगे, इन दैट केस क्या होगा, ऐसे ऐसे करोगे, इन दैट केस पता क्या होगा, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो देखना रेजिस्टेंस ऊपर नीचे हो जाएगा। अब बताओ, सपोज ये रेजिस्टेंस 5 ओम ना होके 5 से 6 हो जाता है, फिर 4 हो जाता है, फिर 6 होता है, फिर 4 होता है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली करंट भी तो कम ज्यादा होगा। और जरा सोचो, सपोज ये 1 सेकेंड में 5 बार कम ज्यादा ऐसे हुआ प्रेशर का वेरिएशन, तो अगर प्रेशर का वेरिएशन अगर 1 सेकेंड में 5 बार होगा, तो रेजिस्टेंस का वेरिएशन भी 1 सेकेंड में 5 बार होगा। और अगर रेजिस्टेंस का वेरिएशन 1 सेकेंड में 5 बार होगा, तो जो करंट का वेरिएशन होगा वो भी देखना 1 सेकेंड में 5 बार। इसका मतलब क्या होगा कि जो करंट का वेरिएशन है ना, जो करंट का वेरिएशन है वो रेजिस्टेंस के वेरिएशन के हिसाब से वेरी करेगा। अब क्या होता है, वो रेजिस्टेंस को तुम पकड़ के थोड़ी वेरी कराओगे उसका रेजिस्टेंस। जब हम कोई आवाज निकालेंगे तो क्या होता है, साउंड इज अ प्रेशर वेव, यानी लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन एक्सेट्रा। तो साउंड इज अ प्रेशर वेव, वो प्रेशर वेव जाके पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को हिट करेगा। तो जैसे मैं कुछ बोलूंगा तो उसका जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन वो जाके उस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को हिट करता है। किसको, जिसको हम लोग माइक्रोफोन कहते हैं। ये हो गया माइक्रोफोन। ठीक है, और वो जो साउंड वेव वहां पे पहुंचा पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस को, उससे क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस ऊपर नीचे होगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट है वो भी देखना ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होगा।
Are you getting it? तो यानी क्या हुआ कि तुम्हारे वॉइस का जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मान लो 1 सेकंड में प्रेशर अगर 5 बार वेरी कर रहा है, 10 बार वेरी कर रहा है, 25 बार वेरी कर रहा है, तो करंट भी देखना ऐसे 5 बार, 10 बार, 25 बार वेरी करेगा। यानी मेरे वॉइस का जो फ्रीक्वेंसी होगा वही फ्रीक्वेंसी का करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। यानी क्या हुआ, मैंने तो मोबाइल को दिया था साउंड सिग्नल यानी साउंड वेव, बट एज ए कंसिक्वेंस क्या हो गया, यहाँ पे एक वेरिएबल करंट का वेव स्टार्ट हो गया। इसी को तो वेव कहता है, एनी वेरिएशन इज अ वेव। यहाँ पे करंट भी तो ऐसे से वेरी कर रहा है ना, ऊपर नीचे। दैट्स व्हाट हैपेंस। यानी एक साउंड सिग्नल को हमने एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज व्हाट इज अ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर मतलब क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, ठीक है, वही हो गया, कन्वर्ट्स वन सिग्नल फॉर्म टू अनदर। या इसके एक और तरीका है बोलने का, दैट इज चेंजेस वन एनर्जी फॉर्म अभी हो गया माइक्रोफोन, यानी सिग्नल रिसीव हो। अभी जो सिग्नल रिसीव हुआ ना, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है, और वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी को फाइनली एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू उस ऑडियो सिग्नल को पहले करंट सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल, और फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सिग्नल के फॉर्म में प्रोड्यूस करके एंटेना के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। हो गया, ट्रांसमिट करके फिर वो रिसीवर एंटेना होता है, वहां पे आसपास कहीं टावर होता है, फिर वो ट्रांसमिट करते करते सो ऑन। जिस मीडियम से सिग्नल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं चैनल। तो चैनल क्या हो गया, फिर चैनल हो गया मीडियम थ्रू विच, थोड़ा जगह बना देता हूं मैं, मीडियम through which signal is transmitted। जैसे जैसे मोबाइल से लेके टावर तक क्या चैनल है, तो यही एटमॉस्फेयर समझ लो। लेकिन अगर मैं कोई लैंडलाइन का कॉल कर रहा हूं और अगर मान लो वहां पे कॉपर का तार है, तो चैनल क्या हो गया, कॉपर वायर। पर आजकल तो कॉपर वायर है ही नहीं, मुश्किल से, शायद कहीं पे भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल तो पूरे कंट्री में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा दिया कंपनीज ने। तो वो जो सिग्नल जाएंगे, है ना, जो ट्रांसमिशन होगा वो क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से होगा। तो व्हाट इज द चैनल, द फाइबर ऑप्टिक केबल एंड सो ऑन। तो अलग अलग है, एटमॉस्फेयर चैनल हो सकता है, कॉपर वायर चैनल हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक केबल चैनल हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो दिस आइडिया व्हाट इज कॉल्ड एज चैनल, ठीक है। चलो यहाँ तक तो बेसिक चीजें हैं। फिर है टावर, एंटेना। तो एंटेना का काम क्या होता है, टू रिसीव एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। ये हो गया एंटीना, टू रिसीव और ट्रांसमिट। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो ये हो गया मीडियम थ्रू विच द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड। एंटेना हो गया टू रिसीव, रिसीव वाले को बोलेंगे रिसीविंग एंटेना, और ट्रांसमिट को जो ट्रांसमिट करता है वो हो गया ट्रांसमिटिंग एंटेना, ठीक है ना। तो इसको रिसीवर बोलते हैं, इसको ट्रांसमीटर या सेंडर बोलते हैं, रिसीवर ट्रांसमीटर। एंटेना क्या होता है ना, एनी मेटेलिक पीस कैन बिहेव लाइक एंटेना। कई बार कुछ वजह से हम लोग एंटेना में क्या करते हैं, डिश एंटेना बोल देते हैं, यानी मेटेलिक पीस को थोड़ा सा कर्व बना देते हैं, सो दैट वो रिफ्लेक्ट होकर एक जगह सिग्नल को रिसीव कर पाए, वगैरह वगैरह। बट द पॉइंट इज दैट जहां पे भी एंटेना होगा उसमें एक चीज कॉमन होगा, और वो है कि वो हमेशा मेटेलिक बने।
अब वो तार भी एंटेना की तरह काम कर सकता है, कई बार कुछ पर्टिकुलर शेप का बना देते हैं, कई बार कॉयल बना देते हैं, कई बार एक पूरा डिश बना देते हैं, कई बार प्लेट बना देते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ या शेप्स ऑफ एंटेना, बट एक चीज कॉमन क्या है, दे आर ऑल मेड ऑफ मेटल। ठीक है ना, ये कॉमन, ये हो गया अबाउट एंटेना। अब देखो ये जो मोबाइल का सिग्नल होगा वो पहले कहां जाएगा, टावर पे। तो उसमें भी वही होता है, रिसीविंग टावर, ट्रांसमिटिंग टावर। अगर लोकल सिग्नल होगा आसपास कहीं तो वही टावर रिसीविंग भी होगा, वही टावर ट्रांसमिटिंग भी होगा, अदरवाइज क्या होगा, रिपीट करता जाए। तो अगर मान लो ये अर्थ है और मान लो यहाँ पे कोई सिग्नल आया, तो ये तो यहीं तक जा सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टावर ये हो गया, फिर एक और टावर ये हो गया, फिर एक और टावर ये हो गया, फिर एक और टावर ये हो गया, और पता चला यहाँ पे जाके रिसीव। तो ये जितने भी है टावर्स, इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटर्स। यानी जितने भी टावर्स है ना, ये बोलेंगे रिपीटर। ये हो गया रिसीविंग टावर या रिसीविंग, ये हो गया। और बीच वाले क्या है, बीच वाला दोनों ही है, क्योंकि एक ही टावर यहां से सिग्नल को रिसीव किया और एक ट्रांसमिट कर, ये दोनों ही हो ऐसे। ये हो गया सिग्नल। सिग्नल मतलब जैसे मोबाइल का सिग्नल या कुछ भी सिग्नल है जो कि यहाँ से भेजना है, तो वो टावर में जाता है, फिर T1, T2, T3, T4, T5 और फिर तो ये सारे बीच में होता है व्हाट इज कॉल्ड एज रिपीटर्स। रिपीटर या टावर या रिसीव या ट्रांसमिटिंग के ऊपर बेस करके छोटा सा मैथमेटिक्स भी है, सबसे पहले वो करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स ये है कि देखो हम लोग का जो अर्थ का सरफेस है ना, वो फ्लैट तो है नहीं, वो स्फेरिकल। तो लेट अस से ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे एक टावर बनाया मैंने एंटीना, ये एच, ये एच हाइट का टावर है, टावर के ऊपर एंटीना रखते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये एच हाइट का है, तो याद रखना ये जो एच हाइट का टावर है, जो कि ग्राउंड से एच हाइट का है, ये पूरा अर्थ को कवर नहीं कर सकता। ये कहां तक कवर कर सकता है, यहीं तक कर सकता है। और ये हो गया सेंटर ऑफ द, यानी ये जो टावर है ये अर्थ के कितना दूरी तक कवर कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे नहीं कवर कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे अर्थ है तो ये सिग्नल ऐसे थोड़ी आ सकता, अर्थ के बीच में से सिग्नल थोड़ी आ जाए, इसलिए पूरा अर्थ इस टावर से कवर नहीं हो पाएगा, कुछ एक पार्ट कवर होता है। तो हम लोग एक बेसिक असम्पशन क्या करते हैं कि h इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू r, आई थिंक व्हिच इज ट्रू, क्योंकि अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, और टावर क्या होता है 100 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर, कुछ भी नहीं होता। तो कितना दूर तक कवर कर सकते हैं उसको मैंने मान लिया सपोज डिस्टेंस d, ये r हो गया, ये भी r है। तो देखो d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर क्या होगा ना, ये तो टेंजेंशियल होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये टेंजेंट होगा, ये टावर का हाइट है अर्थ से, और ये बहुत छोटा सा होता है, ये तो मैंने ऐसे ड्राइंग में बनाया थोड़ा सा देखने लायक ये चीज। Therefore, I can say d square plus r square equal to r plus h का होल, क्योंकि h बहुत छोटा है, इसलिए मैं पता क्या करूंगा, d square plus r square is equal to r कॉमन लो तो आएगा 1 plus h by r का होल हो गया, तो वो स्क्वायर हो गया, यानी r स्क्वायर हो गया इनटू 1 plus h by r का होल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 1 plus x to the power n वाला हिसाब था, वो बाइनोमियल वाला, तो 1 plus 2h by r। ठीक है ना, देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ एज r स्क्वायर प्लस, यानी d क्या होता है, d हो गया अप्रोक्सीमेटली, यानी जहां पे टावर है ना उससे d डिस्टेंस दूर तक ये रिसीव या ट्रांसमिट कर सकता सिग्नल। वो अलग बात है कि एकदम d डिस्टेंस दूर पे जो सिग्नल आएगा वो बहुत हल्का हो, इसलिए प्रैक्टिकली d से कम हो। इट्स समथिंग लाइक दिस,
जैसे मान लो सपोज डी का वैल्यू सॉल्व करके 20 किलोमीटर आ, डी का वैल्यू सपोज सॉल्व करके 20 किलोमीटर आ, और देखना 20 किलोमीटर से जो सिग्नल आएगा ना वो बहुत वीक आएगा, वो जस्ट टेंजेंशियल है, ये बड़े मुश्किल से आ रहा है। इसलिए 20 किलोमीटर अगर ये कैलकुलेट करके आ रहा है तो समझ लो 20 किलोमीटर तक तो नहीं जा सकते, समझ लो कि 10, 12, 15 ऐसे किलोमीटर तक तुम जो है ना सिग्नल अच्छा रिसीव कर पाओ या सेंड कर पाओ। पर उससे दूरी दूरी होगा तो ऑब्वियसली जितना दूर जाओगे टावर से उतना सिग्नल कम होता जाता, तो ऑब्वियस है ना ये चीज। चलो ठीक है, अब मैं इस पे के ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दूंगा, ध्यान से। सपोज आई से दैट किसी किसी शहर का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, सपोज दिया हुआ है दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी is 10 to the power -4 persons to the power -4 people per meter square, ये दिया हुआ 10 to the power -4 people या persons per meter square, people छोड़ो persons, ठीक है। एक टावर मैंने बनाया which is height of 40 मीटर, ठीक है। तो approximately how many people can the tower cater, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कितने पर्सन्स टावर को केटर कर सकते, चलो कैलकुलेट करो जरा, कर रखे होंगे। देखो पहली बात तो अगर ये टावर है और इससे डी डिस्टेंस कवर हो रहा है देन ये पूरा डी का एक सर्कल बना दो, पूरे एरिया के जो लोग हैं वो कवर कर सकते हैं उस टावर से। तो डी हो गया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2HR, है ना, डी हो गया अंडर रूट ऑफ 2HR, तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2HR इज इक्वल टू, तो therefore जो एरिया केटर कर सकते हैं वो है पाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 2HR, ये एरिया कवर हो सकता है। तो एरिया इंटू पॉपुलेशन डेंसिटी, so therefore number of people, therefore number of people क्या होगा 10 to the power -4 इंटू ये वाला, तो पाई को तो अप्रोक्सीमेटली 3.14 लिख देता हूँ इंटू 2 इंटू एच इंटू आर, यानी इंटू 2 इंटू एच, एच मतलब 40 इंटू आर, आर मतलब 6400 इंटू 10 to the power 6 इंटू 10 to the power 3, इतने किलोमीटर इज इक्वल टू यहाँ पे 10 to the power 3 4 5 6 और 10 to the -4, तो 10 to the power 2 आ गया इंटू 3.14 इंटू आगे जरा गिनो जरा 8 हो गया, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 64 और ये हो गया 8, तो 64 में दोगे 2 to the power 6 to the 9 to the power 9 में दोगे 512 into 3, ये हो गया 512 यानी इक्वल टू है ना 1536, तो यानी 1536 0, यानी अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख, अप्रोक्सीमेटली ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेट है, ये बहुत क्लियर तो नहीं है। आई वुड ना ओके, ठीक है, ये हो गया 1.5 लाख लोगों को ये केटर कर सकता है, ठीक है अप्रोक्सीमेट।
अच्छा, इसी से एक और कंसेप्ट भी होता है, और वो ये है कि सपोज जो एडजेसेंट टावर, देखो टावर हर जगह ना अलग अलग, अच्छा कई जगह टावर के लिए बिल्डिंग बड़े बड़े मिल जाते तो वहां लगाते हैं टावर, कई जगह बिल्डिंग मिल नहीं पाता तो फिर जमीन पे लगाना पड़ता है, तो जमीन वाला जो टावर होगा उतना बड़े बड़े तो नहीं बना पाएंगे, तो अलग अलग हाइट के टावर्स होते हैं। अब इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है, and that is find the minimum, sorry, minimum maximum separation between transmitting and receiving tower। तो जो ट्रांसमिटिंग टावर है उसका हाइट दे रखा, ट्रांसमिटिंग जिसका हाइट दे रखा है 40 मीटर एंड रिसीविंग, रिसीविंग का हाइट दे रखा है जो है 20 मीटर, है ना, एंड रिसीविंग टावर, रिसीविंग टावर, ये एक काम करो, और इसको कर देता हूं मैं, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, फाइंड सॉरी मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम सेपरेशन, फाइंड द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेना, ठीक है, एक का हाइट दे रखा है 20 मीटर और दूसरे का हाइट दे रखा है 80 मीटर, तो कैलकुलेशन बताना है, देखो देख लो अच्छे से क्वेश्चन। अच्छा मैं तब तक ना कुछ जनरलाइज चीज लिख रहा हूँ, अभी नोट मत करना इसको, और ना ही इसको देखो, अभी पहले अपना खुद चाहिए, ठीक है, मैं कुछ लिख रहा हूँ। देखो नाउ गिवन यू जनरलाइज पिक्चर, जनरलाइज पिक्चर क्या है, देखो मैं अगर एक ट्रांसमिटिंग टावर हूं तो मेरा ही सिग्नल जो है रिसीवर रिसीव करेगा, तो अगर वो टावर एकदम बगल में है तब तो अच्छे से रिसीव कर लेगा, लेकिन ऐसे बगल में रखने से ना फाइनेंशियल दिक्कत आएगा, क्यों, फिर कितने टावर रखोगे तुम, बगल 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 रखते जाओगे, हजारों टावर लगाओगे क्या, ऐसा तो नहीं ना, हम तो चाहते हैं कम से कम टावर हो, यानी टावर थोड़े दूर हो, पर दिक्कत क्या ना, अर्थ स्फेरिकल है, तो अगर बहुत ज्यादा दूर रखोगे ना तो अर्थ के बीच में से सिग्नल नहीं जा सकता, वो सिग्नल ऐसे ही जा सकता, यानी हम बहुत ज्यादा दूर नहीं रख सकते, तो चलो ठीक है, वर्स्ट केस कर लेते हैं, वर्स्ट केस क्या है कि मेरा सिग्नल जस्ट अर्थ के टेंजेंशियल होके दूसरे टावर तक बस किस तरह से पहुंच जाए, यही सिचुएशन होता है वर्स्ट केस सिचुएशन, या एटलीस्ट उतना मतलब मैक्सिमम उतना दूरी पे रख सकते, उससे भी ज्यादा दूर रखोगे तो दैट केस का सिग्नल ही नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम।
तो यानी हम क्या डिस्टेंस करें या क्या डिस्टेंस रखें, है ना, ये सवाल है। तो उसका आंसर ये हो जाएगा कि ये d1 प्लस d2, मैक्सिमम सेपरेशन इज इक्वल टू d1 प्लस d2, यानी एक्चुअल लाइफ में कभी भी सेपरेशन d1 प्लस d2 नहीं रखें। क्यों? क्योंकि मान लो आज मैंने यहाँ पे एक टावर बनाया और d1 प्लस d2 से दूर दूसरा टावर बनाया, पता चला बीच में एक बिल्डिंग खड़ा हो, पॉसिबिलिटी है ना। ये सब सारा चीजें देखना पड़ता है, इसलिए प्रैक्टिकली इससे कम तो थ्योरेटिकल मतलब है, तो थ्योरेटिकल में क्या होगा, जस्ट टेंजेंशियल है। और मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा, d1 प्लस d2, जो कि हो जाएगा √2ht इंटू r प्लस √2hr इंटू r। ht मतलब होता है हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटेना और hr का मतलब होता है हाइट ऑफ रिसीवर सेंटर या रिसीविंग एंटेना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में क्या होगा, √2 इंटू 80 इंटू 6400 किलोमीटर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 6400 किलोमीटर इज इक्वल टू √2। अब क्या होगा ना, 2 तो जाएगा ही, तो 64 का तो चलो 8 हो गया और 8 टू द 16 तो 4 हो गया, तो मैं रूट के बाहर कर देता हूँ। जैसे 2 80 64 और ये टू द पावर 3 टू द पावर 3, यानी टू द पावर 3 तो कॉमन आ गया और 64 का 8 और 16 का 4, यानी 8 टू द 32 और 10 टू द पावर 3, यानी 32,000 प्लस ये मीटर में आंसर आ रहा है, प्लस ये वाला क्या होगा ना, ये सिर्फ 4 टाइम्स कम ही तो है, यानी 32 टाइम्स कम होता है, प्लस स्टोर का 8 और 2 टू द 4 तो 16 हो गया, यानी 16,000 किलोमीटर, यानी 48 किलोमीटर। ठीक है, 32,000 मीटर प्लस 16,000 मीटर, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू 48,000 मीटर, यानी कितना ना, 48 किलोमीटर, बस यही। ठीक है, देख लो। ठीक है ना, 48 किलोमीटर निकलता है। ओके, चलो, सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट थिंग एंड दैट इज अबाउट एंटीना, और ये हो गया मैक्सिमम सेपरेशन। एंटीना को लेके एक बड़ा और एक इंटरेस्टिंग इशू आता है, और ये चैप्टर प्राइमरीली उसी टॉपिक पे है, ठीक है ना, और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, और इसको समझो। देखो एंटीना करता क्या है ना, एंटीना क्या करता है उसके पहले एंटीना का मेटल होना क्यों जरूरी है ये तुमको समझ में आएगा जब मैं इसका डिस्क्रिप्शन करूंगा। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि एंटीना कुछ भी ले लो, डिश ले लो, मेटल का तार ले लो, कोई कॉइल ले लो, कोई ऐसी प्लेट ले लो, ये सब कुछ एंटीना है। तो बोले ये सब कुछ एंटीना कैसे हो जाएगा, एंटीना कोई अपना कुछ वो विशेषता नहीं है क्या? विशेषता है, फिर वो क्या है, जो मेटल होना चाहिए, और कुछ नहीं है, कोई सा मेटल चले। अब वो ऐसे रखे हैं, और अदरवाइज कोई भी तार एंटीना का काम, जैसे पुराने जमाने में जो मोबाइल होता देखा होगा, उस पर खींच जाता था ऐसे, देखा होगा ना, वो एक्चुअली पता है क्या है, वो तार से भी काम चल सकता है, बट तार अगर ऐसे लटका रहेगा, तुम मोबाइल ले रहे हो इतना बड़ा से तार लटका के जा रहे हो, हर कोई अगर ऐसे तार लटका के जाएगा तो अजीब सा लगता है ना। इसलिए उन्होंने पहले जमाने के जो मोबाइल होते थे जिसमें एक मेटल का वायर, मतलब मेटल का जरूरत होता था, तो वो क्या करते थे, स्टील का बना देते थे, तो दैट या एल्यूमिनियम का, तो दैट तुम खींच के उसको सीधा करो तो सीधा ही रहेगा, और जब जरूरत नहीं तो उसको अंदर कर दो, तो वो चीज था। तो दैट वाज एट दैट टाइम नीडेड, बट डिबेट से कि आज के दिन में गायब कैसे हो गया। आज के दिन में वो जो एंटेना हुआ करता था जिसको खींच कैसे बड़ा करते थे कई बार, वो गायब कैसे हो गया? एक्चुअली ना गायब नहीं हुआ, इट इज जस्ट दैट
पहले जमाने में जो ट्रांसमिशन हुआ करता था वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में होता, ठीक है ना। और अब जो है ना नए नए बैंडविड्थ आते जा रहे हैं और वो हायर और हायर फ्रीक्वेंसी होता जा रहा है। 2G, फिर 3G, फिर 4G, अब तो 5G, और अब तो 6G का भी ट्रायल कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है। साउथ कोरिया वगैरह जैसे कंट्रीज में तो 6G आ भी चुका है। ये जो G, 2G, 3G इसमें होता क्या है, नहीं, ये हायर फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ, अब जो कम्युनिकेशन होगा वो और ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी फ्यूचर। तो इसका फायदा क्या है? एक्चुअली सिर्फ फायदे की वाली बात नहीं है, बात की अवेलेबिलिटी वाली बात। एक्चुअली क्या था कि पहले जमाने में ना हमारे जो कम्युनिकेशन होता था ना वो इतना एफिशिएंट नहीं था। पहले जमाने में हमारा कम्युनिकेशन इतना एफिशिएंट नहीं था, इसलिए बहुत बड़ा वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज का जरूरत पड़ता था कम्युनिकेशन करने के लिए, बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्लाइंट कौन थे इनके? मिलिट्री वाले। तो मिलिट्री वालों को तो लाखों सैनिक और कमांड कंट्रोल है ना, लीडर लीडर मतलब कैप्टन और ये वो सबके साथ कम्युनिकेशन जरूरी है। अब लाखों लोग हैं, इतने सारे कम्युनिकेशन कैसे करोगे? तो दे यूज्ड टू नीड वेरी ह्यूज बैंडविड्थ्स। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता जा रहा है, और जितना टेक्नोलॉजी आगे होता जा रहा है उतना बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट कम होता जा रहा है, समझ रहे ना। तो हुआ क्या कि ये सारा चीजें पहले मिलिट्री वालों के पास था, अब मिलिट्री बोल रहे हमें इतनी जरूरत ही नहीं। अब क्यों? ये टेक्नोलॉजी अब इतना अच्छा हो गया कि बस अब हमें इतना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ तक रख के ये दे दिया, ये अपने पास रख लिया, ये वाला, और ये रख लिया। तो मान लो ये 2G के नाम से फिर ऑक्शन हो, फिर जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता जाए 5-10 साल में टेक्नोलॉजी बढ़ता ही जाता है, तो अब मिलिट्री वालों को और कम रिक्वायरमेंट है, यानी और कम हो। तो उन्होंने इसको भी दे दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने फिर ऑक्शन कर दिया, ये 3G हो गया। ऐसे करते करते 4G, 5G, 6G। क्यों? क्योंकि मिलिट्री वालों को रिक्वायरमेंट कम होता जा रहा है, तो वो जो है गवर्नमेंट को देता जा रहा है, और गवर्नमेंट हर बार इसको ऑक्शन करता है 2G, 3G, 4G का, फिर ऑक्शन भी करता है, घोटाला भी करता है। चलो एनीवे, अब पता क्या है, ये जो एंटेना और वो ट्रांसमिशन बात कर, इसमें एक बड़ा दिक्कत क्या है कि एंटेना काम कैसे करता है। तो एंटेना का रोल पता क्या है कि जैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, यानी सिग्नल ही होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। जब वो सिग्नल आता है तो क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल है वो बहुत ही लाइट होता है। देखो, एक भारी चीज को अगर तुम ऐसे ऐसे कर भी दोगे ना तो इतना वो हिलने वाला नहीं है, वो तुम्हारा ही बॉडी उल्टा हिल जाएगा, बट वो भारी चीज ज्यादा हिलने वाला नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा करके हिलेगा। पर अगर एक छोटा सा चीज ले लो तो जैसे ऐसे तुम चाहोगे वैसे हिला सकते हो। देखो, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, तुम जैसे मर्जी उसको शेक कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर बहुत हल्का ऑब्जेक्ट होगा तो वो उसी तरीके से शेक करेगा जिस तरीके से शेक करने वाला शेक करना चाहता है। बात समझो ना, यानी उसको वाइब्रेट या ऑसिलेट करना चाहता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि होता क्या है कि जब एंटेना है और उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गया सपोज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फील्ड का पैटर्न है, उसी फील्ड के पैटर्न की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करते हैं। अब इससे होता क्या, जरा देखो, सपोज एक मेटेलिक वायर, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स पड़ा। अब एक वेव आया, उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे शेक करने लगा, ऑसिलेट कराने लगा, वाइब्रेट करने लगा। तो इसके जो बगल वाले इलेक्ट्रॉन है वही तो वाइब्रेट करेगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना शुरू किया तो इसके बगल वाले को वाइब्रेट करना शुरू करा दे, अब बगल वाले वाइब्रेट, तो फिर उसके बगल में, उसके बगल में, उधर भी, उसके बगल में, उसके बगल में। यानी जैसे एक सिग्नल आया एंटेना के पास किसी भी पोर्शन में, पूरे में अगर ना भी आए, कोई पार्ट में भी आ जाए, तो क्या होगा, उस पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट कर। तो यही तो होता है सिग्नल ना। ये सिग्नल अब फिर भेजा पता कहां जाता है, याद करके देखो, एम्पलीफायर। ये सिग्नल होते हैं बहुत ही वीक, तो एम्पलीफायर में सिग्नल को भेज के इसको एम्पलीफाई करते हैं। इसलिए हर डिवाइस में एम्पलीफायर होता है, चाहे मोबाइल ले लो, स्पीकर ले लो, चाहे कोई सा भी टीवी वगैरह, एंटेना, फ्रिज, जहां हर जगह एंटेना क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर होता है। तो वो जो वीक सा सिग्नल मिला उसको एम्पलीफाई करके और स्ट्रॉन्ग बना देते। अब आगे क्या होता है वो आगे की कहानी हम बाद में बात करेंगे, अभी पहले असली चीज समझो। देखो,
जो वाइब्रेशंस होंगे, ऑसिलेशंस होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, वो क्या होगा, वेव के पैटर्न के हिसाब से होगा। तो अगर मान लो वेव ऐसे है, सपोज तो इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ऑसिलेट करेंगे इस तरीके से। जो वेव का पैटर्न होगा इलेक्ट्रॉन उसी पैटर्न पे ऑसिलेट, ये इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी लाइट, बहुत हल्का है इसलिए, है ना। और ये इंपॉर्टेंट, कैसे इंपॉर्टेंट, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे हैं और इसकी वजह से सिग्नल प्रोड्यूस होगा, वो कैसे, सपोज ये मेरा एंटेना है और जो मेरा वेव है वो ऐसे, यानी इस एंटेना ने पूरे वेव को कैप्चर कर लिया, इन द सेंस कि पूरे वेव के पैटर्न को कैप्चर कर लिया। पर एक प्रॉब्लम और भी है, कैसे, सपोज ये वेव ऐसे है, इसको एक कंप्लीट वेव कहता है ना, बट मान लो मेरे पास जो एंटेना है वो इतना ही, यानी ये एंटेना पूरा वेव का पैटर्न तो नहीं पकड़ पाया, है ना। ये एंटेना पूरा वेव का पैटर्न को तो नहीं पकड़ पाया, ये एंटेना क्या करेगा, वेव के बस इस हिस्से के पैटर्न को पकड़ पा रहा है, ये बाकी हिस्सा तो उसके ऊपर आ ही नहीं रहा, क्योंकि एंटेना इतना छोटा लिया हमने सपोज। यानी मैंने क्या बोला कि एंटेना कुछ नहीं है, मेटलिक टुकड़ा है, तो शीट ले लो, डिस्क ले लो, कॉयल ले लो, तार ले लो, स्टिक ले लो, बड़ा सा कुछ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंटेना इज जस्ट अ मेटलिक पीस, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा छोटा नहीं ले पाओगे। क्यों, अगर बहुत ज्यादा छोटा एंटेना यूज करोगे तो इन दैट केस क्या होगा, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ है उस पे तो वेव फैला होता है, एक वेव पूरे वेवलेंथ पे फैला हुआ होता है। पर अगर एंटेना इतना छोटा सा इसका होगा कि एक वेवलेंथ के छोटा सा हिस्सा होगा, तो उस छोटे से हिस्से वाला जो सिग्नल है, फील्ड है, वही ना पकड़ पाएगा। वो जो इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करेंगे वो तो सिर्फ इस हिस्से के फील्ड की वजह से ऑसिलेट करेंगे, जबकि फील्ड तो और भी आगे, लेकिन वो तो कैप्चर ही नहीं हो पा रहा। यानी एक प्रॉब्लम, हमें एंटेना कितना लेना चाहिए, तो कम से कम एक वेव तो कैप्चर कर पाए, तब ना उस पूरे वेव का पैटर्न को पकड़ पाएगा। इसलिए लैम्डा लेंथ तो होना चाहिए एक जनरल वेव के लिए। हाउएवर अगर वेव बहुत सिमेट्रिकल हो, जैसे ये वाला वेव है, इसमें 1/4 से भी काम चल जाए, 1/4 से कैसे ना, देखो ये वाला जो पोर्शन है वो इसी का तो रिफ्लेक्शन है, रेप्लिकेशन है, और ये जो पोर्शन है इसी को नीचे करके तो ये पोर्शन मिल रहा है। यानी अगर मैं इतने हिस्से का या अगर वेव को कैप्चर कर लेता हूं अपने एंटेना में, तो मैं पूरे वेव का आइडिया बना सकता है या नहीं। तो देयरफॉर अगर कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड, हम तो बोलेंगे लैम्डा बाय 4। बट व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड फॉर अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वेव, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वेव, वो लैम्डा होगा। बट जनरली ये ऐसे सवाल नहीं आते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड वेव है, बताओ हमें कितना बड़ा एंटीना चाहिए, तो आंसर लैम्डा होगा। बट एकदम सिंपल वेव अगर है, जैसे ये साइनोसॉइडल वेव, उसमें क्या होगा, लैम्डा बाय 4, ये होता है बाय द वे लैम्डा, ये होता है पूरा लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का 1/4 तो एटलीस्ट, तो देयरफॉर लैम्डा बाय 4, यानी ये हो गया। ठीक है, लैम्डा बाय 4 ये हो गया इसका रिकॉर्ड। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इन जनरल फॉर asymmetric wave, in general for a asymmetric wave, ठीक है ना, the minimum size of antenna required is equal to lambda, lambda मतलब होता है wavelength। however for a simple sinusoidal wave
minimum antenna required is equal to lambda. सबसे सिंपल वाला वेव, ये वाला जो वेव है, अगर इसको तुमको कैप्चर करना है, यानी इस वेव का कुछ सेंस निकालना है, तो इन दैट केस लैम्डा बाय 4 से हमारा काम है। तो लैम्डा को मैंने यहाँ पे दिखा दिया, वो लैम्डा बाय 4 का आइडिया। आई होप समझ में आ रहा है। पर अगर मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड सा वेव हो, ये जो मैंने ड्रॉ किया लैम्डा, कैसे, सपोज वेव ऐसे है, अब बताओ ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा, अगर तुम लैम्डा बाय 4 का वेवलेंथ लेते हो एक एंटेना, यानी इतना वेव का पार्ट तो कैप्चर कर लेगा, पर ये सब तो छूट जाएगा, और ये सेम नहीं है, ये अलग अलग। इसलिए इसमें तो पूरा लैम्डा का ही चाहिए। इस टाइप का अगर अजीब सा वेव हो तो, ये तो मैंने ऐसे हैंड ऑन बना दिया, बट ऐसे अगर मान लो कुछ एसिमेट्रिक टाइप का होता है, इन दैट केस हमें लैम्डा पूरा वेवलेंथ के बराबर साइज का एंटेना कम से कम चाहिए, कम से कम। ठीक है, अच्छा, हाँ, ये माइंड से चलो ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम, तो लैम्डा वाला कर लेंगे। बड़े रुको, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पता है प्रॉब्लम क्या है? देखो, मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले मैंने, कि अगर मान लो तुम मोबाइल को ऑन करते हो और कुछ बोलना शुरू करते हो, तो हम लोग का जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी वो क्या होता है, 20 से लेके 20,000। पर जनरली हम लोग 20,000 और 20 के आसपास तो नहीं बोल पाते हैं, हम लोग जनरली बोलते हैं लेटर से 500 हर्ट्ज। ऐसे एग्जांपल है ना, सपोज 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, सपोज मेरे जो वॉइस का फ्रीक्वेंसी है वो है सपोज 500। वैसे मुझे भी नहीं मालूम कि वॉइस फ्रीक्वेंसीज होते किस रेंज में है। मेल वॉइस फ्रीक्वेंसी रेंज देख लो, एक सेकंड। मेल वॉइस फ्रीक्वेंसी रेंज, according to DPA microphones, in general, the fundamental frequency of the complex speech tone, also known as the pitch or F0, lies in the range of ठीक है। एडल्ट मेल को जो है फ्रीक्वेंसी जो है करीब करीब 85 टू 155 हर्ट्ज। ठीक है ना, चलो एक काम करो, 100 हर्ट्ज ले। तो अगर मान लो मैं 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ मेल का, फीमेल का दे रहे हैं 165 से लेके, फीमेल का थोड़ा पिच हायर होता है, 165 से लेके 255, यानी 85 से 155 हो गया मेल, और फीमेल रेंज इज जनरली अराउंड 165 से 255। खैर इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशंस होता है ऊपर नीचे, बिकॉज हर एक का अपना है, ये लगभग अप्रॉक्सीमेट था। तो मेल का तो 85 टू 155, तो मैं 100 ले, ठीक है। तो 100 हर्ट्ज is suppose the frequency that I'm wanting to transmit to some other place, यानी मैं जो बोल रहा हूँ वो 100 हर्ट्ज का। अगर 100 हर्ट्ज का मैं बोल रहा हूँ, तो यानी एक 100 हर्ट्ज का इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस होगा, और अगर 100 हर्ट्ज इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में प्रोड्यूस करोगे, जो कि यहां से टावर तक जाएंगे, दैट केस वो 100 हर्ट्ज का। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल, सपोज साउंड इज फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। तो अगर साउंड फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज का होगा, तो ट्रांसड्यूसर उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, जिसको माइक्रोफोन कहते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी 100 हर्ट्ज का होगा। फिर वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो भी अपना वो करेंगे, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएंगे, तो वो भी 100 हर्ट्ज का होगा, है ना। बड़े गुरु को प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम? देखो, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो होता है 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, और हमें पता है, और हमें पता है, और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, व्हिच इज 3 × 10⁻⁸। तो देयरफॉर वेवलेंथ होगा 3 × 10⁸ अपॉन 100 हर्ट्ज। अगर मैं ह्यूमन वॉइस को ट्रांसमिट करना चाहूंगा तो ये हर्ट्ज होना चाहिए, यानी 3 × 10⁶। 3 × 10⁶ का मतलब होता है 3000 किलोमीटर। नहीं वैसे से ये सब हम लोग कैलकुलेशंस क्यों कर रहे हैं? क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं? क्योंकि याद रखना, मैंने तो सेंड कर दिया,
मैंने सेंड कर दिया, मैंने सेंड किया फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज के, और उससे इलेक्ट्रिक सिग्नल हुआ, फिर इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होके मेरे मोबाइल से चला गया टावर पे, कोई दिक्कत नहीं, एब्सोल्यूट नो प्रॉब्लम, टावर पे जाने दो। तो पता है प्रॉब्लम क्या होता है, वही टावर जब इसको ट्रांसमिट करेंगे तो रिसीवर के पास तो मोबाइल है, वो रिसीवर के पास क्या होगा ना, वही टावर का सिग्नल आ रहा है, और सिग्नल कितना हर्ट्ज का है, 100 हर्ट्ज का, और उसका वेवलेंथ कितना है, 3000 किलोमीटर। अब जब मेरे मोबाइल को, मतलब वो रिसीवर के मोबाइल को, जब रिसीवर के मोबाइल को मेरे सिग्नल को रिसीव करना है तो एंटेना चाहिए ना, और सबसे कम साइज वाला एंटेना क्या होता है, लैम्डा बाय 4। बताओ सबसे छोटा एंटेना क्या हो गया, लैम्डा बाय 4। आप बताओ लैम्डा बाय 4 का मतलब क्या होता है, 7.5 किलोमीटर। Therefore, lambda by 4 is equal to, आप बताओ, अभी मैंने क्या समझाया था कि जो सबसे छोटा एंटेना तुम यूज कर सकते हो, वो भी अगर वेव बहुत अच्छा हुआ तो कितना, लैम्डा बाय 4। और वो लैम्डा बाय 4 प्रैक्टिकली होता कितना है, 750 किलोमीटर। यानी मुझे मोबाइल 10 सेंटीमीटर के एक मोबाइल के साथ 750 किलोमीटर का एक एंटेना लगाना पड़ेगा। पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है ना, है या नहीं। इसलिए इसलिए ये जो मैंने ट्रांसमिशन का मॉडल बताया, ये तो फेल हो, ये तो पॉसिबल नहीं, इसलिए हमें कुछ और करना पड़ता है, ठीक है ना। उसके ऊपर डिटेल हम अगले क्लास में करेंगे, बट बस मैं इतना बता देता हूँ, इस दैट इसी प्रॉब्लम के चक्कर में, इसी प्रॉब्लम के चक्कर में क्या हुआ कि देयर इज नाउ अ टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन। Therefore, to avoid the need of such abnormally large antenna, we do modulation. So obviously your next question naturally will be कि ऐसे मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि ये एंटेना का जो साइज है वो उतना बड़ा जरूरत नहीं पड़ता है, कम पड़ता है। यानी एक्चुअली अगर देखें तो प्रैक्टिकली लैम्डा बाय 4 750 किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन जब हम कैलकुलेट करेंगे आफ्टर मॉड्यूलेशन, इसलिए मॉड्यूलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर का अगर कोई बैकबोन है तो वो है मॉड्यूलेशन। ये पूरे चैप्टर के जो असली कंसेप्ट डिस्कशन है वो मॉड्यूलेशन। तो अभी मैंने जस्ट ये समझाने की कोशिश किया कि मॉड्यूलेशन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि अगर तुम मॉड्यूलेशन नहीं करोगे, इन दैट केस तुमको 750 किलोमीटर का एंटेना रखना, तो बोला नहीं मैं तो 750 नहीं रखूंगा, मैं तो 50 किलोमीटर रखूंगा। देखो पहली बात तो 50 किलोमीटर भी पॉसिबल नहीं, एक इतने से मोबाइल के लिए तुम 50 किलोमीटर का एंटेना रखोगे, यानी किलोमीटर में तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ मीटर में भी पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा एंटेना लेके घूमोगे, इतना सा मोबाइल और इतना बड़ा एंटेना, ऐसे घूमना पसंद करोगे नहीं ना। यानी हमें एंटेना चाहिए बहुत छोटा, सेंटीमीटर में, अगर पॉसिबल हो तो मिलीमीटर, ऐसे हमें एंटेना चाहिए, है ना। और उसी के लिए जो टेक्निक होता है उसका एक कॉमन या जनरल नाम क्या है, मॉड्यूलेशन। अब ये मॉड्यूलेशन में क्या होता है, ऑल दोस आर थिंग्स दैट यू विल बी स्टडीइंग इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। तो अगले क्लास में इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ये असली टॉपिक है मॉड्यूलेशन। इसके ऊपर थोड़ा मैथमेटिक्स भी है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो अगले क्लास में जो है मॉड्यूलेशन के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, और उतने में चैप्टर देखना खत्म हो जाएगा। उसके चैप्टर में कुछ खास है ना। एक तो एंटेना वाला मैथमेटिक्स था, और मॉड्यूलेशन के ऊपर थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, वो मैं अगले क्लास में पढ़ूंगा। लेकिन फिर से मैं याद दिलाऊंगा इस दैट ये चैप्टर बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह पढ़ कि 10-15% तो अंडरस्टैंडिंग है और 80-85% मुझे याद है। तो वो याद रखने वाला चीज अच्छे से जो है रीडिंग कर करके, या छोटा मोटा कोई नोट्स बनाना चाहते हो नोट बना सकते हो। अपना बना हुआ नोट्स देखना ज्यादा याद रहता है। वैसे मेरे पास तो नोट्स है, पर मैं दूंगा देखना तुमको लगेगा ये तो किताब जैसे ही बड़ा सा, तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। क्योंकि जो चीज तुमको लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंटली कि हाँ ये मुझे वैसे भी याद हो चुका है, ये अब्जॉर्ब हो चुका है, फिर उसको नोट्स में मत डालो, तो याद हो गया ना, छोड़ो, बस बीच में रिवाइज करते रहना। और जो याद नहीं होता अच्छे से या नहीं हो पा रहा है उसको ये लिख के करो, सो दैट एक छोटा सा कुछ बन जाए 1-2 पेज का, और उसी को बार बार करते रहो, तो देखना लगभग सारा चीजें जो है याद हो जाता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसको हम चैप्टर को वाइंड अप करेंगे अगले दिन, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा ना, लगभग जो है पूरा ये खत्म, ठीक है ना।
चल आज के लिए इतना ही। Have a good तो मैंने आपको डाउट you, भेजे थे sir. सर ऑप्टिक्स के। अब मैंने कुछ भेजे हैं तो तुमको देखना, ये जो ऑप्टिक्स वाला जो 2 भेजे हैं ना, उसमें तुमको मैथमेटिकली वर्कआउट करना पड़ेगा। जैसे अब तुमने भेजा कि एक ऐसे कनकेव मिरर है, उसकी इमेज बताओ, तो वो इमेज मिरर पे हिट करेगा, फिर मिरर फॉर्मूला लगा, है ना? तो मिरर फॉर्मूला लगाओगे तभी होगा। लेकिन उसके पहले क्या है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रहा है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, सपोज एक कनकेव मिरर और यहाँ पे इतना तक पानी है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सपोज, तो ये फ्लैट सरफेस हो गया, इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो इसलिए एक काम करो, पहले ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस करो। कैसे? तो ऑब्जेक्ट के लिए तो याद है ना, मैंने सिखाया था वो अपरेंट हाइट वाला। तो अपरेंट हाइट वाला जो असली है वो, अब अपरेंट हाइट वाले को तुम ऑब्जेक्ट मान, यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये माना जाएगा, ये नहीं, अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो अपरेंट वाला। और उसके बाद उसको यू मानते हुए फिर वो 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, तो मिरर का रिफ्लेक्शन आ गया, तो उससे कोई इमेज बने। अब पता नहीं कहां बने, लेटेस्ट से वो इमेज यहाँ बन गया। इसका मतलब क्या है कि वो इमेज सपोज यहाँ पे बनना था और वो बन नहीं पाएगा। क्यों? कि जैसे रे यहाँ तक आएंगे ना, उसके बाद ऐसे बेंड होके इधर, यानी कि फिर से अपरेंट। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, फिर दो बार अपरेंट करना पड़ेगा और एक बार मिरर फॉर्म। ठीक है ना? एक तो ये फ्लैट सरफेस, जो पानी का फ्लैट सरफेस, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो अगर रिफ्रैक्शन करो तो उससे भी ऊपर इमेज जाएगा, एंड सो ऑन। सो दैट्स व्हाट हैपेंस। ठीक है ना? देख लो। ये जो दूसरी बारी आपने किया है सर, तो ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर है या फिर विद रिस्पेक्ट टू एयर लेंगे? ना, ये समझ लो कि 3 क्वेश्चंस। पहले जहां पे ऑब्जेक्ट है उसके अपरेंट, फिर वो जो अपरेंट आया वही तुम्हारा असली ऑब्जेक्ट हो गया मिरर, फिर उसका इमेज आया ना, लेकिन वो इमेज भी तो नहीं बन पाएगा ना। हाँ, अगर वो इमेज यहाँ कहीं बन रहा तब बन जाएगा। क्यों? ये तो पूरा पानी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर मान लो इसका इमेज यहाँ कहीं बनने वाला है, तो क्या होगा, यहाँ पे भी नहीं बनेगा। क्यों? ये जो रे यहाँ तक जाने वाले थे ना, वो यहाँ पे आके फिर क्या होगा, इधर बेंड हो, तो फाइनल इमेज फिर यहाँ बनेगा, यहाँ पे भी नहीं बन पाएगा। यानी तुमको 2 बार अपरेंट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन और एक बार मिरर फॉर्म। ठीक है ना? जो दूसरा क्वेश्चन है लेंस, उसमें भी ऐसे ही होता है। तो एक तो पानी वानी ये सब अगर है तो वो मीडियम का देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि याद करके देखो, मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि अगर लेंस के दोनों साइड अलग अलग मीडियम है, μ1 μ2 और μ3, तो उसके लिए मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा, याद आ रहा है? यस सर। हाँ, μ3/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1 माइनस μ2 माइनस μ3/r2। तो अगर मान लो कोई लेंस में अलग अलग मीडियम है, अगर है, शायद उस क्वेश्चन में नहीं था, बट लेंस का और फिगर देख के मुझे कुछ ऐसे कुछ लग रहा था, शायद तो मीडियम अलग भी हो सकता है। अगर नहीं है तो और अच्छी बात है, तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते, लेंस फॉर्मूला। तो मीडियम के वजह से भी इफेक्ट होगा, और बाकी तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला तो मालूम ही है ना, तो उसको यूज कर सकते। बाकी जो 2 क्वेश्चंस थे तुम्हारे कैपेसिटर, वो वाला मैंने सॉल्व कर दिया, वो हो गया। यस सर, वो वाला एक नहीं, एक कैपेसिटर का था और एक शायद मैग्नेटिज्म का सर, दोनों मैग्नेटिज्म के ही थे वैसे। हाँ वही है ना। चलो कोई नहीं, एक बार इसको दोबारा ट्राई करो, ठीक है ना? ऑप्टिक्स वाला जैसे हिंट दिया फिर बता, ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो ओके Thank बेटे, you, sir. चलो ओके बेटे, गुड नाइट। बस थोड़ा सा रहता है, इसको हम अगले क्लास में करें। चलो थैंक यू सर। Thank you, sir.